नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका ओनली यूपीएससी पर। यह है आपकी पॉलिटी की क्लास। काफ़ी दिनों बाद आपको पॉलिटी क्लास मिल रही होगी। बीच में हमने गैप किया, लेकिन फिर से क्लास उसी ढर्रे पर शुरू होगी। ठीक है, तो आज से हम पढ़ेंगे। इससे पहले जो पॉलिटी क्लास हुई थी, शायद 27 नंबर क्लास आपको मिली थी, जिसमें हम मौलिक अधिकार की चर्चा कर रहे थे और मौलिक अधिकार की चर्चा लगभग हमने समाप्त कर ली थी। ठीक है, अब मौलिक अधिकार से हम आगे बात करेंगे और मौलिक कर्तव्य से पहले जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, जिसे डीपीएसपी कहा जाता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसको हम समझेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास पे हमें ये भूमिका रखनी है। देखिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को हम 2 वीडियो में पढ़ेंगे। आज जो पहला वीडियो है, इसमें इसका थोड़ा सा परिचय और उसके बाद में इसकी कुछ विशेषताएं हम देखेंगे और उसके अगले वाले पार्ट में इनके जो अनुच्छेद हैं उनका विभाजन करके पढ़ेंगे। इनके अनुच्छेद 3 अलग अलग प्रकार के वर्गों में विभाजित हैं। आगे वो सारी चीज़ें आप देखेंगे। ठीक है, मैं चाहता हूँ 2 वीडियो में पढ़ाऊँ ताकि व्याख्या अच्छे से हो और आप समझ पाएँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है। ठीक है, नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है। ये निर्देशक गलत लिखा हुआ है, निदेशक होता है, डायरेक्टर नहीं होता, डायरेक्टिव प्रिंसिपल होता है नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये कि ये संविधान के भाग 4 में है। किसमें? भाग 4 में। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। भाग 1 में क्या है? संघ। भाग 2 में नागरिकता। भाग 3 में मौलिक अधिकार। भाग 4 में डीपीएसपी। भाग 4 का में क्या है? मौलिक कर्तव्य, जो इसके बाद आप पढ़ेंगे। उसके बाद भाग 5 में संघ है। ठीक है, उसके बाद में फिर राज्य की कार्यपालिका भाग 6 में। इसी प्रकार क्रम आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। ठीक है, तो भाग 4 में आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। ठीक है, इसमें अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक हैं। ठीक है, अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक हैं। ठीक है, अब ये जो हैं, इनकी जो प्रकृति है वो क्या है, इनकी पूरी विशेषताएं क्या हैं, ये सब हमें समझना है। उससे पहले एक छोटी मोटी फैक्ट जो हैं इससे संबंधित वो देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि भारतीय संविधान ने इसे आयरलैंड के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया है। कई बार सवाल थोड़ा गहराई में जाके जब पूछते हैं तो ये पूछ लेते हैं कि आयरलैंड में कहाँ से आया। तो आयरलैंड ने इसको स्पेन से जो है ग्रहण किया था। किससे? स्पेन से। नहीं पूछेगा तो कोई बात नहीं, अगर पूछ लेता है तो उसके लिए जानिए कि भारत ने आयरलैंड से और आयरलैंड ने स्पेन से। इसके बारे में जो दूसरी एक महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि मौलिक अधिकारों के साथ साथ डीपीएसपी को मिला करके जब देखा जाता है तो ग्रेनविल ऑस्टिन एक जो है बड़े जानकार हुए हैं, वो इसे संविधान की आत्मा कहते हैं। किसको? फंडामेंटल राइट प्लस डीपीएसपी, इन दोनों को अगर मिलाएं तो इसे ग्रेनविल ऑस्टिन ने क्या कहा है? संविधान की आत्मा। संविधान की आत्मा इसे कहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा है, ये आप कमेंट करके बताइए। बहुत ईजी है, इसका उत्तर मैं नहीं बताऊंगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने डीपीएसपी के बारे में क्या कहा है? उन्होंने कहा कि ये विशेषता वाला खंड है। इसको उन्होंने विशेष बताया है, विशेषता वाली बात इसमें बताई है। इसके अलावा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यहाँ पर मेंशन कर लेंगे आप, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने निदेशक तत्वों के बारे में ये कहा है कि जो निदेशक तत्व हैं ये अंग्रेजी सरकार के दौरान
1935 में जो उनका शासन अधिनियम आया था, उसके आधार पर जो ब्रिटिश हुकूमत थी वो जो अपने गवर्नरों को और अपने कॉलोनी को, अपने उपनिवेश को अनुदेश देती थी, वही अनुदेश एक नए रूप में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में आपके सामने आया है। थोड़ा सा आसान भाषा में समझिए इसको, ज़्यादा घुमा दिए ना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में कहा कि यह बिल्कुल उसी के समान है जो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ब्रिटिश की केंद्रीय हुकूमत गवर्नरों को या जो उपनिवेशी जो उनके कॉलोनी थे उनको जो अनुदेश देते थे, ये बिल्कुल उसी तरीके से है। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि इसकी प्रकृति की व्याख्या जरूर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कर रहे हैं, लेकिन जो इसका स्ट्रक्चर है वो अलग है। वहाँ पर क्या था कि वो लगभग एक तानाशाही जैसा था, ठीक है। यहाँ तानाशाही नहीं है। यहाँ जो अनुदेश दिया गया है वो किसको दिया गया है? वो कार्यपालिका को दिया गया है, वो कार्यपालिका को दिया गया है, वो न्यायपालिका को दिया गया है, ठीक है। तो ये जो निर्देश है, न्यायपालिका को डायरेक्टली नहीं कह सकते हैं, लेकिन न्यायपालिका मैंने इसलिए लिखा क्योंकि कई बार जब सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला देता है तो कंसीडर करता है कि क्या डीपीएसपी में भी कोई ऐसी बात है कि नहीं है, ठीक है। तो इसलिए कह सकते हैं कार्यपालिका, न्यायपालिका और या विधायिका, ठीक है। तो ये एक निर्देश है उनके लिए। कार्यपालिका का मतलब जो कामकाज है, जो प्रशासनिक तंत्र चलता है, राष्ट्रपति है, उसके अंतर्गत राज्यपाल काम करता है, मंत्री काम करते हैं, सचिव काम करते हैं, तो उनको एक निर्देश है, ठीक है। क्योंकि जो इसकी अवधारणा है वो क्या है? लोक कल्याणकारी अवधारणा है, ठीक है। यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त चीज़ का उल्लेख किया गया है कि जो इसके अनुसार, इसी डीपीएसपी के अनुसार जो भारत का स्टेट है, यानी कि जो भारत राज्य है वो लोक कल्याणकारी राज्य है। कैसा राज्य है? लोक कल्याणकारी। और जो दूसरा है लोक कल्याणकारी राज्य है, और जो दूसरा है वो है पुलिस स्टेट। तो इसमें थोड़ा सा अंतर समझिए। भारत क्या है? एक लोक कल्याणकारी राज्य है, और दूसरा जो एक अवधारणा है जिसको हमें कंपेयर करना है, और डीपीएसपी को पढ़ते समय हम उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं, वो है पुलिस राज्य। तो पुलिस राज्य में, पुलिस स्टेट में और एक वेलफेयर स्टेट में क्या अंतर है, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप समझ लीजिए। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये हो सकता है कि आपसे प्रीलिम्स में ना पूछी जाएँ या सामान्य परीक्षाओं में हो सकता है पूछ ली जाएँ। ये आपके समझ को और आपकी जो लिखने की शैली है ना, उसमें बहुत मदद करते हैं। तो ये सारी अवधारणाएं जो हैं आपके दिमाग के डायमेंशन को खोलती हैं, इसलिए इनको जानना चाहिए आपको, ठीक है। लोक कल्याणकारी राज्य एक ऐसा राज्य होता है जो अपने समाज के सबसे निम्नतम वर्ग जो है, जैसा कि गांधी जी का जो गांधी जी की जो अवधारणा है उसके तहत जिसको अंत उदय कहते हैं, अंत्योदय या अंत्योदय आप कह देते हैं, ठीक है। तो अंत्योदय की अवधारणा या जो सर्वोदय का अवधारणा है वो क्या है कि जो समाज का सबसे निचला वर्ग है उसके लिए आप क्या कर रहे हैं। जब आप कोई नीतियाँ बना रहे हैं तो उसको कितना फायदा होगा। जबकि जो पुलिस स्टेट होता है वो सिर्फ एक प्रशासनिक ढांचे के तरीके से काम करता है। जैसे अंग्रेज भारत आए थे क्या करने के लिए? व्यापार करने के लिए। यहाँ की लचर राजनीतिक स्थिति को देख करके उन्होंने कहा कि चलो इस पर राज करते हैं। उनको क्या पड़ा था कि भारत की जनता का क्या हाल है, उसका सामाजिक स्ट्रक्चर क्या है, कहीं उनकी संस्कृति तो खराब नहीं हो रही, उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक व्यापारिक सोच के तरीके से वो शासन कर रहे थे। बस उनको हर चीज़ में फ़ायदा देखना था। जहाँ पर उनको लगा कि फ़ायदा हो रहा है वो काम उन्होंने कर डाला। वो चाहे उन्होंने रेलवे बनाए हों, चाहे जो है बिजली का काम किया हो, या जितने भी काम उन्होंने किए इंडिया में, वो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए किए, ना कि भारत के लिए कुछ किए, समाज के लिए कुछ किए। जितनी चीज़ों की ज़रूरत उनको होती थी वो काम वो करते थे, ठीक है।
जबकि भारत सरकार का क्या है, भारत सरकार सिर्फ उनके लिए नहीं काम करती है जो उनके यहाँ नौकरी करते हैं, जो सरकारी नौकर हैं या मंत्री या विधायक, नहीं, वो सड़क बनाती है जिस पर गरीब भी चल सकता है और मुकेश अंबानी का बेटा भी चलेगा, उस पर एक अधिकारी भी चलेगा, एक डी ग्रेड का चपरासी भी चलेगा। वो पब्लिक सेक्टर के लिए हेल्थ सिस्टम बनाती हैं, सस्ती सस्ती दवाइयाँ उपलब्ध करवाती हैं, वो सब्सिडी देती हैं हर चीज़ में, खाद हो किसानों के लिए, कीटनाशक दवाइयाँ हों, ठीक है, तो उनको सब्सिडी देता है। तो ये क्या है, ये एक ऐसी उदाहरण। इसके अलावा जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनको छात्रवृत्ति, वृद्धों को पेंशन और गरीबों को मुफ्त खाना, अभी वर्तमान में आप देख रहे हैं कोविड के टाइम में सरकार दे रही है। ये कैसी अवधारणा है, ये लोक कल्याणकारी अवधारणा है, ये वेलफेयर स्टेट की अवधारणा है। तो जो आपका डीपीएसपी है ना, वो एक तरह से एक निर्देश देता है कि भारत को एक लोक कल्याणकारी अवधारणा बनना है। इसमें आप जब अनुच्छेद में आपको पढ़ाऊंगा तो मैं चर्चा करूंगा वहाँ पर कि किस प्रकार हर व्यक्ति के काम की बात की गई है, यहाँ पर हर व्यक्ति के स्वास्थ्य की बात की गई है। तो उसको व्याख्या करके अच्छे से समझेंगे तब निकल करके निचोड़ आता है, नहीं तो इसे आपको नहीं समझ में आएगा। यहाँ पर ग्राम पंचायतों के गठन की बात होगी, यहाँ पर पर्यावरण को बचाने की भी बात होगी, ठीक है। तो कुल मिलाकर के जो एक वेलफेयर का अवधारणा है उसका प्रतीक है, उसको एक फ्रेम में सेट किया गया है जिसको डीपीएसपी कहते हैं, ठीक है। तो ये उसकी कुछ विशेषताएं हैं। इसकी एक विशेषता ये है कि जो आपका डीपीएसपी है ये न्यायोचित नहीं है, यानी कि आप इसमें लिखे हुए किसी के आधार पर कोर्ट में नहीं जा सकते हैं कि इसको लागू कराइए, क्योंकि ये बाध्यकारी प्रकृति के नहीं है, ये बाध्यकारी नहीं है। लेकिन हाँ, जब कहा गया है जब सरकारें नीतियां बनाएं तो इनका ध्यान रखें कि इसमें क्या लिखा हुआ है, इनकी अवहेलना ना हो, ठीक है। तो कुल मिलाकर के इससे ऐसे समझिए कि वह मौलिक अधिकार ये हैं जिनको संसाधन और प्रशासनिक तंत्र के अभाव में एक 20 श्रेणी का मौलिक अधिकार मान करके डीपीएसपी बना करके रख दिया गया है। दार्शनिक बात हो गई, थोड़ा आसानी समझाते हैं। जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके पास पर्याप्त संसाधन नहीं थे, वो हर चीज़ नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने सबसे पहले उन अधिकारों को सुरक्षित करने का प्रयास किया जो बहुत ज़्यादा आवश्यक थे, तो उनको मौलिक अधिकार की श्रेणी में रख दिया गया। चाहे किसी के जाति का समस्या हो या छुआछूत की समस्या हो या किसी को लोक अवसर में समानता की बात हो, ठीक है, धर्म और भाषा की बात, तो उसको पहले मौलिक अधिकार में रख दिया गया। उसके बाद भी तो चीज़ें होती हैं, हर आदमी को काम चाहिए, रोटी कपड़ा मकान चाहिए, ठीक है। इसके बाद में पर्यावरण की बात होगी, स्वास्थ्य, लोक स्वास्थ्य की बात होगी, पशुओं की सुरक्षा की बात होगी। तो ये सबको सेकेंडरी रखा गया और उनको डीपीएसपी में डाल दिया गया कि जब सरकारें नीतियां बनाएंगे तो इनका ख्याल रखेंगे, ठीक है। तो ये डीपीएसपी की प्रकृति है। तो इस क्लास में इतना ही, ये विशेषताएं कुछ हैं जो आपने इसमें पढ़ा। अगली क्लास में हम बात करेंगे 36 से लेकर के 51 तक एक एक अनुच्छेद की, उसमें गांधीवादी सिद्धांत क्या है या उसके अलावा जो सिद्धांत थे वो क्या है, उन सब पर एक एक करके पूरी चर्चा करेंगे। बहुत मज़ा आने वाला है उस क्लास में, ठीक है। तो इसमें इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें। अब ये क्लास अनवरत इसी क्रम में चलेगी, आपकी पॉलिटी पूरा होगा, उसके बाद में कोई दूसरा सब्जेक्ट शुरू करेंगे। और जो आपकी जनरल अंडरस्टैंडिंग सीरीज चल रही है, इसमें जो करंट के इश्यूज होते हैं जिस पर हम चर्चा करते हैं उसको भी देखिए, उसको भी थोड़ा बूस्ट करिए। धन्यवाद।